हेलो स्टूडेंट, आज सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। तो एंड तक मेरे साथ आपको बने रहना है और जो भी मेरी वीडियो को पसंद करे, जिनको समझ में आए, वो इसको लाइक करें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे, वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी न्यू वीडियो हम डालें। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर। जो ह्यूमन बींग्स में किडनी पाई जाती हैं, जो बीन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो किस सिस्टम का पार्ट होती हैं? पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा एक्सक्रीशन, चौथा ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वहाँ पर जो किडनी होती हैं वो पाई जाती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी हमारा जो है एक्सक्रीशन वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जाइलम पाया जाता है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट कराने के वाटर को, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, या चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम सभी को पता है प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम दो कंडक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं और ये जो जाइलम होती है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है ना। तो इसका ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए? तो हम सबको पता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट मोस्टली, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो देखिए हमें पता है हम सब इनमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल भी, साथ साथ सनलाइट भी। इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो है पूरा सही होगा। डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी किससे मिलती है हमें? किस चीज़ का जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में, तो ये कहाँ टेक प्लेस करता है ब्रेकडाउन? साइटोप्लाज्म में करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में करता है, क्लोरोप्लास्ट में करता है, न्यूक्लियस में करता है? तो इसका ऑप्शन बी हमारा एकदम सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ में फैट्स जो हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं और वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ टेक प्लेस करता है? तो जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं फैट्स। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें बाइल जूस और हमारा पैनक्रियाटिक जूस मिलता है। बाइल जूस तो कहाँ से मिलता है? लिवर से। और पैनक्रियाटिक जूस किससे मिलता है? पैनक्रियाज से। ठीक है, फिर क्या होता है, जो बाइल हमारे सॉल्ट हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। इस वजह से जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उसमें आसानी से एक्ट कर सकें। ठीक है, और जो लिपेज एंजाइम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, वो ब्रेक डाउन करते हैं इमल्सिफाइड फैट्स का। और जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, वो सिक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस को, जो कि लिपेज कंटेन करते हैं एंजाइम। ठीक है, और ये लिपेज एंजाइम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल्स में। ठीक है, दिस इज रिफर्ड टू एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन करना फैट्स का। और ये टेक प्लेस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से वर्क होता है। फिर से आपको बता देती हूँ वन बाय वन करके कि जो फैट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बाइल जूस लेता है लिवर से और पैनक्रियाटिक जूस लेता है हमारे पैनक्रियाज से। ठीक है,
फिर जो बाइल सॉल्ट होते हैं हमारे, आप यहीं से फंक्शन याद कर लेना कि जो बाइल सॉल्ट है हमारे, जो लिवर से निकलता है बाइल जूस, उसका वर्क क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ताकि उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सकें आराम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिपेज एंजाइम भी पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में, और इसमें भी यहाँ पे देखिए कि लिपेज एंजाइम का वर्क क्या है, करता क्या लिपेज एंजाइम जो है ब्रेक डाउनिंग करता है इमल्सिफाइड फैट्स की। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, और जो लिपेज एंजाइम है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है वो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स का। और जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, वो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, और ये इंटेस्टाइनल जो जूस है ये लिपेज एंजाइम कंटेन करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में भी लिपेज एंजाइम पाया जाता है, साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें भी लिपेज एंजाइम पाया जाता है, और ये लिपेज एंजाइम फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। ठीक है, तो यहाँ तक था इसका मेनली। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन आवर डाइजेशन फॉर फूड ऑफ फूड। क्या रोल होता है सलाइवा का फूड के डाइजेशन में। तो हम सभी को पता है जब हम खाना लेते हैं तो हम कैसा खाना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स खाना लेते हैं। फूड जब हम टेक करते हैं कॉम्प्लेक्स होता है वो नेचर में। इसको अगर इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब कराना है, अगर इसे एलिमेंट्री कैनाल, अब खुद सोचिए अगर सलाइवा नहीं होता हमारे माउथ में तो क्या होता है, वो स्मूथ नहीं बन पाता फूड जो हम उसको चबा रहे हैं, स्मूथ नहीं बन पाता, तो आसानी से निगला नहीं जा सकता था। इस वजह से सलाइवा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसको स्मूथ करने का, ताकि आसानी से वो ओसोफेगस जो फूड पाइप होता है वहाँ से वो आराम से जा सके स्टमक तक। ठीक है, तो यहाँ से फिर से बताती हूँ आपको मैं कि हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। अगर हम उसको एब्जॉर्ब करें एलिमेंट्री कैनाल में, देन इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू छोटे, अगर हमें उसे अंदर लेना है, एलिमेंट्री कैनाल कहती है ओसोफेगस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप, तो अगर हमें फूड पाइप में उसको लेना है तो हमें उसे छोटे छोटे पीसेस में, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही होगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये मेनली जो डन किया जाता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट से किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। अब आपसे यहाँ से भी अलग क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट आर एंजाइम। तो दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो कि हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। वैसे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, फिर जो सलाइवा है, सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम जिसको बोलते हैं सेलिवरी अमाइलेज। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आ गया है कि सलाइवा में ऐसा होता क्या है। तो सलाइवा में एंजाइम होता है जो कि सेलिवरी अमाइलेज होता है, और ये काम क्या करता है, यहाँ से फंक्शन भी आपको याद कर लेना, वर्क क्या है इसका। ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर जो फूड होता है मिक्स किया जाता है थॉरोली, बहुत अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और मूव करता है अराउंड द माउथ में, पूरे माउथ में मूव करता है जब हम उसको च्यू कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं। और मस्कुलर टंग भी इसमें यूज़ होती है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी सलाइवा है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में फूड के प्ले करता है। तो दोबारा से बता देती हूँ। वैसे देखिए सलाइवा को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्मूथ बनाने का काम ही सलाइवा करता है। अगर सलाइवा नहीं हो, सोचो आपके मुंह में, माउथ में अगर सलाइवा प्रेजेंट ना हो तो क्या स्मूथ बन पाएगा इतना आपका खाना जो आप खा रहे हो, वो तो एकदम रफ रहेगा, है ना। सलाइवा की वजह से तो वो स्मूथ बन पाता है और एलिमेंट्री कैनाल में आराम से जा पाता है। तो मेन काम तो यही है। और साथ साथ इसमें पाया क्या जाता है सलाइवम में अमाइलेज पाया जाता है, सेलिवरी अमाइलेज, और ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है और खाने को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है सलाइवा में, पूरे मुंह में राउंड राउंड घूम सके। और टंग जो है वो भी यूज़ होती है इसमें। ठीक है, और देन
अंदर निगला जाता है, ठीक है, खाना, और बाकी आगे की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन यहाँ पे सलाइवा का इंपॉर्टेंट रोल हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए और कौन कौन से उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो हम सभी को पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन होता है जिसमें अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स मोस्टली। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऊपर ही बता चुकी मैं आपको। वहाँ पे सनलाइट की इंपॉर्टेंस होती है, क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, नेसेसरी जो कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, वो पहली है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल। लिविंग सेल में क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरी, प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन प्लांट्स को वाटर सप्लाई होना चाहिए। सेकेंड, नेक्स्ट, सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए। एंड फोर्थ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होना चाहिए। इन सारी ही चीज़ों की प्रेजेंस में ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना कर पाते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशंस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। और अब पूछा जाए कि जब वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं तो उनके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन की। तो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि निकलता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो मेनली उसमें क्या निकलता है, क्या प्रोडक्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सबको पता है ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स निकालते हैं और ये ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका बाय प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बताओ जो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन को यूज़ करते हैं। तो देखिए इनके डिफरेंसेस मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ, नोट्स में बता चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं, आपको आई थिंक याद ही हो गए होंगे, इतनी बार बताए हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस करता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है। नेक्स्ट के जो हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे एंड प्रोडक्ट आते हैं एनारोबिक में वो हमारे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जैसे कि ईस्ट में, ठीक है। और लैक्टिक एसिड आता है एनिमल मसल्स में। फोर्थ हमारा जो इम्पॉर्टेंट है इसका डिफरेंस वो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जबकि हमारी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत मच लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जबकि एनारोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये चार आपको इसी वीडियो में याद हो जाने चाहिए डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। ऐसे ही ऊपर वाला एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है एल्वियोली, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एल्वियोली होती क्या है। जो लंग्स होती हैं, ठीक है, लंग्स जो होती हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स, इसके बाद में ब्रोंकियोल्स के बाद में ये जो बबल हमारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलीज बोलते हैं, ठीक है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो ये किस तरीके से डिज़ाइन होती हैं मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, हमें ये बताना है इसमें। तो जो एल्वियोली होती हैं वो थिन वॉल्ड और रिचली सप्लाइड होती हैं विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है ये, और ये फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बिटवीन ब्लड एंड एयर फील्ड इन एल्वियोली। एल्वियोली में जो एयर फील्ड है
साथ साथ जो ब्लड है उसमें क्या कराती हैं, एक्सचेंज कराती हैं गैसेस का। और ये है क्या, ये थिन वॉल्ड रिचली सप्लाइड होती हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से भरी हुई होती हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट एल्वियोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसीलिए प्रोवाइड करती है मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करवाती हैं ये गैसेस का। ये 2 पॉइंट्स थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन सब समझते हैं क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है ह्यूमन बीइंग में। रेड पिगमेंट की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वाई ह्यूमन ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो इसमें यही बोला है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हीमोग्लोबिन की किसी बॉडी में कमी हो जाए। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी सेल में, ताकि उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर सके, ठीक है। अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हीमोग्लोबिन की ह्यूमन ब्लड में, तो ये इसमें अफेक्ट कर सकता है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई कैपेसिटी है ब्लड की, कैसे ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसको अफेक्ट कर सकता है, बुरी तरीके से भी कर सकता है। तो दिस और अफेक्ट करेगा अगर, तो ये डेफिशिएंसी जो है ऑक्सीजन की, पूरी बॉडी सेल्स में कमी आ जाएगी ऑक्सीजन की। और अगर कमी आ गई तो अनेमिया नाम का रोग होता है, सुना होगा सबने। तो अनेमिया नाम का रोग हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है किसी की बॉडी में। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। और ऑक्सीजन सप्लाई अगर अफेक्ट हो गई तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाएगी पूरी बॉडी सेल्स में, और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पे अनेमिया नाम का रोग हो जाएगा। इसलिए जो हमारा बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी तो अनेमिया डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में डबल सर्कुलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, क्यों ये नेसेसरी है। हम सभी को पता है कि लंग्स से आती हैं एयर प्योर होकर, और ये कहाँ जाती हैं, हार्ट में जाती हैं। फिर दोबारा से हार्ट में जब पूरा पंप पूरा हो जाता है, ये पूरा बॉडी में पंप कहाँ से होता है, मेन ऑर्टा नाम की हमारी होती है, मेन ऑर्टा जो कि हमारे हार्ट में पाई जाती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती है। तो एक बार ये सिस्टम फिर दोबारा ये बॉडी से आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जाता है लंग्स में। तो ये दोनों को मिला के, ये दोनों प्रोसेस जो है आने का जाने का पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फिर लंग्स में भेजना ताकि वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आ जाए। तो इस वजह से ये दो बार जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, हम उसको बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो इसी को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, देखिए ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ब्लड, सिंगल साइकिल में क्या होता है, ब्लड गोज करता है 2 बार हार्ट में, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और ये नेसेसरी भी है ह्यूमन बींग्स में ताकि सेपरेट हो जाए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बिकॉज दिस मेक्स देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब ये हेल्प कैसे करता है, ये नेसेसरी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए ताकि सेपरेट रहे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा वो अच्छे से बना रहे और मेंटेन रहे, और पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। इस वजह से ये साइकिल पूरी होती है, ठीक है। ये नेसेसरी क्यों है, इसलिए नेसेसरी है ताकि ये सेपरेट कर सके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को,
ताकि ये मेक कर सके पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम को और अच्छे से वर्क करवा सके और साथ साथ पूरे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रख सके। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन तो बता ही दिया मैंने कि एक सिंगल साइकिल में क्या होता है कि जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में आता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। एक सिंगल साइकिल में जो ब्लड है वो 2 बार जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। और ये नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी है ताकि सेपरेट हो सके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि मोर एफिशिएंटली वर्क कर सके सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। तो ये है हमारा क्वेश्चन और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के इम्पॉर्टेंट आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो सभी को पता है जो जाइलम है और फ्लोएम है दोनों ही कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में। जाइलम क्या कंडक्ट कराता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से पूरी प्लांट की बॉडी में, जबकि फ्लोएम क्या कराता है, लीव्स में जो बना हुआ खाना है पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है। तो आपसे यहीं पे आपको याद हो गए होंगे डिफरेंस कि जाइलम टिश्यू है हेल्प करती है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि जो हमारे फ्लोएम होते हैं फ्लोएम टिश्यू हेल्प करती है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, और जो जाइलम में वाटर होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम में जो फूड है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही में फ्लो होता है, ऊपर भी क्योंकि प्लांट की बॉडी होती है और नीचे भी प्लांट की बॉडी होती है, इसीलिए दोनों में ही, दोनों डायरेक्शन में ही ये होता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है ये अकर होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्सेस से, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल से, जबकि जो हमारा फ्लोएम में होता है ट्रांसपोर्ट फूड का, इसमें रिक्वायर करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिक्वायर करता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराने के लिए फूड का। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल फिजिकल प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है कंपेयर करो द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। हमें पता है कि एल्वियोली होती है बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली लंग्स में, जबकि नेफ्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती है, किडनी में पाई जाती हैं, है ना। और ये हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाई जाती है नेफ्रॉन्स, ये हेल्प करती है फिल्टर करने के लिए। तो इसमें अब हमें कंपेयर करना है किस तरीके से इनका वर्क होता है, तो वन बाय वन करके हम इनको क्लियर करेंगे, जैसे एल्वियोली एंड नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर में अगर हम डिफरेंस देखें तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, जबकि अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन जो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनके और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जबकि नेफ्रॉन्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है लंग्स में एल्वियोली, जबकि नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनीज में। ठीक है, दूसरी बात करें अगर हम एल्वियोली की, तो जो वॉल्स होती हैं एल्वियोली की वो सेल थिक होती हैं इनकी और साथ साथ कंटेन करती हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज के, ब्लड कैपिलरीज का जो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है उसको कंटेन करती हैं। साथ साथ जो वॉल्स होती हैं एल्वियोली की वो इनकी जो सेल होती हैं वो थिक होती हैं, थोड़ी मोटी मोटी होती हैं, जबकि नेफ्रॉन की बात करें अगर हम तो ये ग्लोमेरुलस से बना हुआ होता है, बोबुन्स कैप्सूल से बना हुआ होता है और लॉन्ग रेनाल ट्यूब से बना हुआ होता है। अब दोनों की फंक्शन की बात करें तो जो हमारा एल्वियोली होता है ये एक्सचेंज करवाता है O2 और CO2 को, जो कि ब्लड और कैपिलरीज के बीच में टेक प्लेस करता है। ठीक है, साथ साथ ये सराउंड करता है एल्वियोली से भी, एंड जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली में ये इस पूरे को वर्क करवाता है।
एक्सचेंज करवाता है O2 का, CO2 का, जो कि टेक प्लेस करती है ब्लड और कैपिलरीज के बीच में, जिनके आसपास एल्वियोलीज और गैसेस प्रेजेंट होती हैं एल्वियोली में, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या करता है, जो ब्लड एंटर होता है किडनी में रेनाल आर्टरी के द्वारा, ये जो ब्लड एंटर्ड हुआ है यहाँ पर उसमें, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसके साथ आया है यूरिन के फॉर्म में, वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है हमारे नेफ्रॉन का। दूसरी की अगर बात करें तो एल्वियोली साइट होती हैं गैसेस एक्सचेंज की। अगर आपसे बोले कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ टेक प्लेस होता है, एल्वियोली में होता है, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें नेफ्रॉन्स की, तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। अभी मैंने आपको भी बताई थी ये बात। यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज की होती है और ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। तो यहीं पे ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।